बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से मैंने 10 स्टोरीज़ की हैं और उस पर खासी ले दे हो रही है और वो लोग भी ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से मुझे झूठा साबित करें और उस्मान बुज़दार को सच साबित करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो रिएक्शन है वो बड़ा अजीब है। 99% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुझे कह रही है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जितने पुराने लोग हैं वो सारे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें वास्ता पड़ा इस वज़ीर आला से और ये कोई काम नहीं कर रहे। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोज़ाना ज़्यादा बर्बाद करते जा रहे हैं, उसकी मकबूलियत ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपके सामने कुछ प्रैक्टिकली कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ। उस्मान बुज़दार साहब ने मीटिंग की है अपने वकला के साथ, अपने साथियों के साथ, और एक जवाब तैयार किया है जो वो जाके नैब के दफ्तर में देंगे। और उस जवाब का एक टीज़र उन्होंने आज दिया है बातचीत करते हुए। पौधा लगाने की एक तकरीब थी और उसके बाद, और ये शजरकारी की बड़ी अच्छी मुहिम है, पाकिस्तान पूरे में चल रही है, पंजाब में भी चल रही है। जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। ये बेहतरीन वक्त है, आप सब भी पौधा लगाएं और मैं भी आज पौधे लगाने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो पौधे लगाने जाऊँगा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ बातें की हैं अपने उस केस को लेकर जिसमें उन्होंने एक शराब का लाइसेंस जारी किया है। रियासत मदीना में शराब का लाइसेंस जारी किया गया और वो भी इल्लीगल, गैर कानूनी तरीके से। तो ये एक बड़ा गंदा केस है, बड़ा गंदा केस है, यानी बड़ा घटिया केस है जो उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बना है। और 5 करोड़ रुपए की मुबैना रिश्वत उस्मान बुज़दार साहब के जो खालू हैं, फुफा हैं, जो DPO साहिवाल हैं, उन्होंने अमीर तैमूर साहब ने मुबैना तौर पर वसूल की है और उन्होंने फिर ये उस्मान बुज़दार साहब के ज़रिए से काम करवाया। बुज़दार साहब ने आज 3 मेन बातें की हैं इसका जवाब देते हुए, और अब पता चल रहा है कि वो इस केस के साथ क्या करने चाह रहे हैं। मैं वो तीनों चीज़ें आपके सामने रखता हूं, आप खुद ही फैसला कर लें कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। सबूत भी मैं आपको दिखा दूंगा। नंबर 1, उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। जो पहला उनका स्टांस है वो ज़रा पूरा आप सुन लें, फिर मैं उसके ऊपर आपको बताता हूं कि वो कहाँ गलत बात कर रहे हैं और कहाँ सही बात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है और रोज़ाना उसका हम जवाब भी देते हैं। बट स्पेशली जो इस केस की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि तमाम चीज़ें रूल्स और कायदे और रेगुलेशन के मुताबिक चलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही मैंने जो कानून की पासदारी है वो की है और अपने तमाम जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो मैटर्स हैं, वो रूल और प्रोसीजर के तहत हमने चलाए हैं और हम चला रहे हैं। जो ये जिस फाइल की आप बात कर रहे हैं, कभी आप उसको खोल के देखें कि इसमें CM ऑफिस का कहीं ज़िक्र है, कहीं दूर दूर से उसका कहीं वास्ता है कि नहीं है। जहाँ पे भी जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। और तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है, तो तभी आपको मालूम हो जाएगा। तमाम चीज़ें रोज़ाना हज़ारों फाइलें चलती हैं, अब हर फाइल तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आती। ये आपने उस्मान बुज़दार साहब को सुना है, वो ये कह रहे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तो हर वो आदमी कहता है जिसको नैब या अदालत बुला लेती है। पाकिस्तान का कोई एक पॉलिटिकल आदमी लेकर आए उस्मान बुज़दार साहब जिसको अदालत ने या नैब ने या FIA ने बुलाया हो और उसने ये कहा हो कि मुझे बिल्कुल सही बुलाया है। कोई एक आदमी दिखा दें। तो उस्मान बुज़दार साहब उन लोगों में से एक हैं जो बाकी सब लोग करप्शन के अंदर जाते हैं और जाके अपने सवालात का जवाब देते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जब वो नए नए आए थे तो उनके आने पे बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे। वो लोग जो वज़ीर आला बनने के ख्वाब देखते थे वो कुछ मीडिया वालों को इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त जिन्होंने इनको परखे बगैर, इनको जाने बगैर प्रोपेगेंडा किया वो गलत था। लेकिन आज इनकी कहानियां मंजर आम पे हैं। रिंग रोड का इशू आपके सामने है, जनूबी पंजाब में ये जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। इनकी माजी की करप्शन निकल के सामने आ गई है। इनके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, इनके भाई क्या कर रहे हैं, सौदेबाजियां किस लेवल की हो रही हैं। इवन करप्शन के मेगा स्कैंडल्स अब सामने आना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, याद रखिएगा। जब ये नैब के दफ्तर पहुंचेंगे ना तो इनको हैरत होगी कि इनके सामने 2-3 केस और आ जाएंगे और उस्मान बुज़दार साहब को एक परफॉर्मा भी दिया जाएगा कि जनाब जरा इसके ऊपर अपने अपने खानदान वालों के, रिश्तेदारों के, दूर और करीब के लोगों के, सबके जरा जो एसेट्स है ना वो लिखकर आप ले आए। तो बड़ा लंबा चौड़ा एक सवालनामा है जो इनको मिलने वाला है
और ये सारा रिकॉर्ड पे जब ये लेकर आएंगे तो फिर ये भी चेक किया जाएगा कि उनके पास पहले क्या था और अब इन 2 सालों के बाद क्या है। यानी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अरबोपति हो गए हैं, बहुत जल्दी अरबोपति हो गए हैं उस्मान बुज़दार साहब के दौर में। सिर्फ मैंने कहा था कि आप प्रॉपर्टीज चेक कर लें जनूबी पंजाब में किसने कितनी खरीदी हैं, खास तौर पे उन इलाकों में जहां पे डीजी खान और उसकी सराउंडिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे बहुत गरीब लोग थे जो उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार, वो करोड़ोंपति करोड़ों की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं वो बाद में पता चलेगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस फाइल में सीएम ऑफिस का कहां जिक्र है, तो जो नैब के पास फाइल है उसमें तो सीएम ऑफिस का जिक्र है, और अगर उसमें सीएम ऑफिस का जिक्र ना होता तो आपको कौन बुलाता, और आपको कैसे पता कि फाइल में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा उस्मान बुज़दार साहब? अभी तक तो आपने जाके वहां पे पेशी भी नहीं भुगती। आपको कौन दे रहा है कि नैब के पास कौन सी फाइल पड़ी हुई है? आपकी अपनी जो फाइल है उसमें तो जो 2 नंबरी आपने की, इलीगल लाइसेंस दे दिया एक ऐसे होटल को जो बना ही नहीं, एक ऐसे होटल को जो किसी क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता, एक ऐसे होटल को जिसकी कोई कंडीशन पूरी नहीं है, उसको आपने शराब का परमिट दे दिया कि बेचो शराब रियासत मदीना में, तो वो तो शराब बेच रहे थे। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको कैसे पता चला कि नैब के पास जो फाइल है उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा? यह बड़ा बारीक सवाल है, और ये नैब के ऊपर भी एक एलिगेशन है एक तरह का कि आप फाइल पढ़ लें। कहां से पढ़ लें? अभी तो वो फाइल उन्होंने पब्लिक नहीं की, उसके अंदर आपका जिक्र मौजूद है, और इसमें ये कह रहे हैं कि सीएम ऑफिस का जिक्र कहां है। तो मैं इसकी जवाब में एक चीज बताता हूं कि मॉडल टाउन साने में शहबाज शरीफ ने कहां अहकाम जारी किए थे? है कोई रिटर्न ऑर्डर? आप मुझे बताइए कि करप्शन के उन सारे मामलात में जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सीएम हाउस का कोई एक ऑर्डर मुझे आप लाकर दिखाएं। या नवाज शरीफ साहब ने करप्शन जितनी की है अपने बच्चों के साथ मिलकर बकौल आपकी पार्टी के या आपकी हुकूमत के, उसमें एक ऑर्डर मुझे लाकर दिखाएं कि वजीर आजम हाउस का ऑर्डर हो कि ये करप्शन ऐसे हो रही है। उस्मान बुज़दार साहब इतने सादे नहीं है हम लोग ना, आप बनाए हमें। ये जो करप्शन होती है ये ऐसे ही होती है कि अपने नाम से या अपने सिग्नेचर से इसका ऑर्डर नहीं किया जाता, ये खामोशी के साथ काम डाला जाता है। इसी को कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, जिसको नैब पकड़ने की कोशिश कर रही थी पहले शरीफ खानदान की, जरदारी खानदान की, और अब आपकी। तो इसमें ये बहाना जो है ना, ये बहाना कोई है ही नहीं कि सीएम ऑफिस का जिक्र कहां है। अव्वल तो जो उनके पास फाइल है नैब के पास उसमें तो जिक्र मौजूद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिक्र कहां है, तो आपने साइन करके तो करप्शन नहीं करनी। तो ये बात क्लियर रखें। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही कि मैं हमेशा पेश हुआ हूं लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एफआईए के दफ्तर में, और अब मैं नैब में भी पेश होऊंगा। जितनी दफ़ा बुलाएंगे उतनी दफ़ा होऊंगा। आपको होना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने आपको समन किया, आपको बुलाया है। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप वहां पे ना जाएं। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी गए अदालत में, तो अदालत में तो वज़ीर आज़म भी जाते हैं, वज़ीर आला भी जाते हैं, बाद वक़्त गवाही के लिए जाते हैं, बाद वक़्त सरकार का मौक़िफ़ बयान करने के लिए जाते हैं। वहां पे आप बतौर मुलजिम नहीं जाते। एफआईए ने भी जब आपको बुलाया था तो उन्होंने मावनत के लिए बुलाया था, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था कि आप बताइए कि ये हुआ कैसे और आपके पास क्या इमीडिएट नॉलेज है, वो आप हमारे साथ शेयर कर लें ताकि हमें इस केस में मदद मिले। तो आप एक एविडेंस के तौर पे गए थे, एक बयान रिकॉर्ड कराने के लिए गवाह के तौर पे गए थे। पहली मरतबा उस्मान बुज़दार साहब आप बतौर वज़ीर आला एक मुलजिम के तौर पे जा रहे हैं। ये बहुत फर्क है। एफआईए में बयान देने के लिए जाना या उनकी मदद करना एक अलग बात है, अदालत में जाके हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करना एक अलग बात है, लेकिन नैब में बतौर मुलजिम पेश होना और वो भी शराब का जाली लाइसेंस देने पे, ये एक अलग बात है, बड़ी खतरनाक बात है। तो इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जब भी तुम पे कोई इल्ज़ाम लगे और तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जाए और तुम शामिल तफ्तीश हो जाओ, तो पहले इस्तीफा दो, इस्तीफा देने के बाद अपने आप को क्लियर करो। अगर तो तुम मुजरिम हो तो सजा भुगतो, और अगर तुम बेगुनाह हो तो आओ आकर अपने ओहदे पे वापस बराजमान हो जाओ। यह है इमरान खान साहब का उसूल, जिसको आप निगेट कर रहे हैं। आप बतौर वज़ीर आला पेश होंगे जाके नैब में, आपका बनता नहीं है। आप गवाही देने नहीं जा रहे, आप कोई बयान देने नहीं जा रहे, हुकूमती मौक़िफ़ देने नहीं जा रहे, आप बतौर मुलजिम सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। इसका फ़र्क समझिए। वहां पे एक वज़ीर आला नहीं जा रहा, एक हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं हो रही, वहां पे एक मुलजिम जा रहा है।
तो मुलजिम को रिजाइन करना चाहिए और फिर जाकर पेश होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने कहा था। अगर किसी को लगता है कि गलत कहा था तो वो इमरान खान साहब के साथ उनके गले पड़े, उनको जो कहना कहे, मुझे कोई कुछ ना कहे। ये इमरान खान साहब की बात थी। मेरे मुताबिक तो जैसे भी जाएं आप, चाहे वज़ीर आला के तौर पे जाएं, चाहे मुलजिम के तौर पे जाएं, चाहे मुजरिम के तौर पे जाएं, मेरी बला से आप जो मर्जी करें। लेकिन इमरान खान साहब को इस पर बड़ा कंसर्न है कि अगर किसी बंदे की इंक्वायरी लग जाए, शामिल तफ्तीश हो जाए, तो फिर वो अपना इस्तीफा दे दे। ये खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और जिसने बुरा भला कहना है खान साहब को कहे जाके। अच्छा, और एक चीज़ और, इन्होंने कहा कि रोज़ाना हज़ारों फाइलें आती हैं, तो हर एक फाइल तो सीएम के पास नहीं आती। ये है असल में इनका डिफेंस कि पंजाब में रोज़ाना हज़ारों काम होते हैं, तो मैं तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं तो वज़ीर आला पंजाब हूँ, मुझे कौन पूछ सकता है? हज़ारों फाइलें चल रही हैं, मुझे क्या पता कहाँ पे क्या हो रहा है। कल को आप किसी भी काम में मुझे उठा लेंगे। डिफेंस बड़ा तगड़ा है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा था 2018 में, याद करें आप। आपने एक लेटर लिखा था, मैं आपको आज पढ़ के सुना देता हूँ, शायद आप भूल गए हैं। आपने लेटर लिखा था, उसका जो 2018 का ये लेटर है, उसका जो टाइटल है सबमिशन ऑफ समरीज फॉर चीफ मिनिस्टर। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट cited above and to state that the competent authority has that causes requiring approval information of the chief minister may be submitted directly to the chief minister's office as per procedure described in the rule 14 of rules of business 2011. However, the summaries be round through office of the chief secretary where his views guidance is required essentially. इसका मतलब समझें जरा। जितने अहम तरीन मामलात होंगे या कोई सेंसिटिव मामलात होंगे, इन चीज़ों के हवाले से जो समरीज हैं वो डायरेक्टली सबमिट की जाएंगी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में ऐसी तमाम समरीज जिन पे उनको डायरेक्शन चाहिए होगी ब्यूरोक्रेट्स को, या मदद दरकार होगी कि ये करें या ना करें, या जहां उनको लगेगा कि यहां पे कुछ गैर कानूनी शायद होने जा रहा है, हमें गाइडेंस चाहिए, तो कुछ भी ऐसा होगा, कोई हसास मामला होगा, तो वो समरी डायरेक्टली वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में भेजी जाएगी उस डिपार्टमेंट या ऑफिस की जानिब से। ये आपने लिखा है, और इसमें आपने लिखा है कि ये रूल 14 ऑफ द रूल ऑफ बिजनेस 2011, ये जो 14वां रूल है रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में जो कानून साजी हुई है उसके मुताबिक ये किया जाएगा। हाँ, साथ ही आपने ये भी कहा कि अगर कोई बहुत ज़रूरी हो, जहां पे गाइडेंस चाहिए हो या कोई व्यूज़ चाहिए हो आपको चीफ सेक्रेटरी के, तो उसके लिए आप फिर वो समरी उनको भेज सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ वज़ीर आला हाउस में आप डायरेक्टली भेजें। तो ये एक हसास मामला था, और आप कह रहे हैं कि सीएम हाउस से इसका ताल्लुक क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये इस कानून के मुताबिक ये समरी आपको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा भेजी गई है। उस्मान बुज़दार साहब सुनिए, ये समरी ऑन रिकॉर्ड आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मरतबा भेजी गई है, और 3 मरतबा ये समरी आपके दफ्तर में आई, और तीनों मरतबा आप छुप गए। आपने इस फाइल से अपने आप को दूर किया कि भाई ये तो मैं 2 नंबर काम करवा रहा हूं, इस फाइल को अगर मैंने देख लिया और मुझे साइन करने पड़ गए तो ये जो 5 करोड़ की तो करप्शन है जो है, ये मेरे गले पड़ जाएगा, कल को नैब मुझे फंसा लेगी। तो आपने डेलिबरेटली इस फाइल को अपनी टेबल के ऊपर आने के बावजूद इसके ऊपर अपने कमेंट नहीं दिए। हत्ता कि यह भी हुआ कि जब यह गैर कानूनी लाइसेंस जारी हो गया, मीडिया में खबर आई, तो दोबारा एक समरी आपके पास उस्मान बुज़दार साहब भेजी गई। आपने क्या किया पता है? जब दोबारा आपके पास समरी भेजी गई तो आपके जो उस दौर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनाब राहील सिद्दीकी साहब, उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया उस वक्त के डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन को, और उनसे कहा कि अब यह समरी वापस नहीं आनी चाहिए, और यह बयान वो नैब में जाके कलमबंद करवा के आ गए हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब, ना सिर्फ ये समरी ये गलत काम होने से पहले आपकी टेबल पे आई बार बार, बल्कि गलत काम होने के बाद भी ये समरी आपको 2 मरतबा भिजवाई गई, लेकिन इसके बावजूद आप टस से मस नहीं हुए। इसके ऊपर यह फाइल आपकी नजरों से दूर आपने क्यों रखी, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और नैब का सेक्शन 9A और उसका सब सेक्शन 6, उसका जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना होगा नैब के दफ्तर में। तो जितना मर्जी आप भाग लें, जैसा मर्जी आप डिफेंस ले लें, आपने 2018 में ये लेटर लिख के अपने आप को, ये लेटर आप देख लें, अपने आप को आपने खुद फंसा लिया था इस लेटर को लिखने के बाद। और दूसरा, ये समरी आपके पास बार बार आई है, आपके ऑफिस का इसके साथ ताल्लुक स्टैब्लिश्ड है,
और ये बयानात सारे लोग देकर चले गए हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब, इसका जवाब तो आपको वहां पे देना पड़ेगा। लेट्स सी होता क्या है। 12 तारीख को मैं आपको फिर बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, और इस बात को आप गिरा बांध लें कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को मुक्तदर हलकों ने या पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने रेस्क्यू ना किया, तो इस केस में उस्मान बुज़दार साहब नहीं बचते। दीगर 2 केसेस भी हैं, उनकी तफसीलात मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, और वो मामला भी नैब में है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को शायद अभी नहीं पता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।